नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। हम अभी PYQ की जो सीरीज चल रही है उसमें 2025 की जो PYQ थे पुराने MPPSC के प्रश्न पत्र था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। अब 2000 MPPSC 2024 का प्रश्न पत्र लेते हैं आज। इसमें देखते हैं। आप सभी का स्वागत है। बार बार कहता हूँ कि ये PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आपका 60 से 70% कवर हो जाएगा आपका जो 2026 में पेपर आएगा उसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार क्या है? ठीक, तो ये एक्चुअल में एक्सपर्ट जो साइंस के होंगे वो बताएंगे, फिर भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। कुल 47 गुणसूत्र लक्षण बौद्धिक विकलांगता विशिष्ट चेहरे की संरचना। तो इसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो और डिटेल में पढ़ लें। ये प्रश्न बाकी मेरा यही कहना है कि ये प्रश्न इजी प्रश्न नहीं है। इससे इजी और भी प्रश्न आते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में कौन से 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? ठीक, तो ये आपको चेक करना है। ये भी रिपीटेड प्रश्न होगा संभवतः, क्योंकि ये 2017 का, देखो रिपीटेड कैसे, मैं कैसे पहचानता हूँ। 2017 की स्वास्थ्य नीति के बारे में पूछा है और 2017 से अभी तक कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा। कम से कम इस स्वास्थ्य नीति के बारे में तो पूछ लिया गया होगा। तो आप इस, अगर आपको पता भी नहीं है तो भी अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है ये आप जानते होंगे। इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ लें कि कब ये प्रारंभ हुई थी, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या होता है। तो अन्नपूर्णा योजना यात्री सुरक्षा है, इसमें स्वच्छ भारत अभियान है, निर्भया नारी है। ठीक, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में क्या है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति लागू की गई है, जो स्वास्थ्य नीति 2002 को प्रतिस्थापित करती है। मतलब पहले की ये स्वास्थ्य नीति चलती थी, फिर 2017 में हमने ये स्वास्थ्य नीति आई। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना प्राथमिकताएं क्या क्या हैं इसकी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकताओं की बात करें तो स्वच्छ भारत है, स्वच्छता स्वास्थ्य से कनेक्ट होती है, पोषण है, यात्री सुरक्षा है, संक्रामक रोग नियंत्रण है, NCD प्रबंधन है, महिला एवं बाल स्वास्थ्य है, आयुष्मान भारत है। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर है। आज गला ठीक नहीं है पर फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जितनी स्वास्थ्य नीति, वन नीति या अन्य नीति आती हैं तो उनके बारे में प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। तो किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो ये रोग किस दाल का लगातार, मतलब ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जते, एक आपने श्लोक सुना होगा। तो जब इस दाल का ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो एक रोग हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है, तो एक खेसारी दाल। ठीक, आपने खेसारी लाल भी सुना होगा, जिसने नहीं सुना है वो एक बार देखना खेसारी लाल कौन है। ठीक, खेसारी दाल, लेथाइरिज्म खेसारी दाल के, अगर देखो थोड़ा सा अगर किसी ने डिटेल पढ़ा होगा तो इसका देखो नाम ही आ रहा है लेथाइरस सेटिवस, मतलब किस दाल के साइंटिफिक नाम में ये आ रहा है। तो जिसने थोड़ा और इस दाल के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो वो लगा सकता है। ये भी टफ प्रश्न की श्रेणी में लूंगा मैं इसको। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 100, ये रिपीटेड प्रश्न है, आप देखेंगे पुराने प्रश्न पत्रों को जब देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आप टिक कर लें। इसका आंसर देखते हैं अपन। अच्छा, ये भी साइंस एंड टेक का एक अलग से हम लोग, चूंकि मेरे कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, MP इनसे संबंधित मैं थोड़ा
ठीक ठाक नॉलेज रखता हूँ। बाकी इनके लिए आपको अलग से एक वीडियोस डालेंगे तो उसमें आप देख लेना। 15 फरवरी 17 को PSLV C-37 ने विश्व रिकॉर्ड बनाया कि 104 उपग्रह भेजे हैं। भारतीय कार्टोसैट भेजा है इसमें, ठीक है, और 103 विदेशी उपग्रह, इसमें USA के भी हैं, इजराइल के भी हैं, अन्य देशों के भी हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि USA और इजराइल का नाम इसलिए बताया मैंने चूंकि इजराइल और USA दोनों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे माने जाते हैं, ठीक। तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई भारत भी इनसे कम नहीं है। भारत ने भी ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की हैं जिसमें 104 आपके उपग्रह छोड़े गए हैं, और उसमें USA ने भी दिया है। क्योंकि क्या होता है कि भारत से जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, एक तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या नाम से जो हमारा अक्षांशीय देशांतरीय पृथ्वी पे जो एक लाइन आती है वो इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी में भी हम है। तो इससे हम यही सीख आपको देखना पड़ेगा कि हमने भी दूसरे जो विकसित देश हैं उनके उपग्रह छोड़ रहे हैं हम, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हो। 15 फरवरी 2017 को और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो इसरो की वेबसाइट पे जाके पढ़ना, सीधा ऑथेंटिक जानकारी लो, ऑथेंटिक जानकारी सही सटीक एवं आपको जो काम आने वाली है, तो डायरेक्ट इसरो की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ लेना। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओजोन परत की मोटाई को डैश डैश में मापा जाता है, ये आप सभी को पता होगा, करेक्ट। आपको ये प्रश्न सभी को पता होगा। तो इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन के बारे में पता कर लें। एक आंसर है, 3 के बारे में हमको और देखना है, ठीक। तो देखो इसमें ये है डेसिबल, ध्वनि की मापती है, ठीक। डॉप्सन इकाई इसका आंसर है, PPB ये, और PPM ये थोड़ा सा क्या है कि पार्ट्स पर बिलियन है और ये पार्ट्स पर मिलियन है, इतना अंतर है। तो इनसे हम क्या, ये आपका कोई मिश्रण होगा या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये आपका, ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं। ये भी वायु प्रदूषण में ज्यादा उपयोग आता है। अभी ये इंपोर्टेंट है, वायु प्रदूषण, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण हो रहा है उसको लेके ये शब्द आपको बहुत जगह मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ संभावना बनती है प्रश्न की, करंट अफेयर्स भी है और पहले पूछा भी जा चुका है इससे संबंधित। तो डेसिबल क्या है, इसको डीबी लिखते हैं अपन। डेसिबल ये क्या नापती है आपको पता होना चाहिए। तो ध्वनि की जो गति, ध्वनि की नापी जाती है इसमें डेसिबल, ठीक। डॉप्सन इकाई आपका आंसर है, ओजोन परत नापी जाती है। PPB क्या है आपका घोल, सॉल्यूशन या आपका मिक्सचर या मिश्रण को इसमें नापा जाता है। सांद्रता, उसमें क्या सांद्रता है वो नापी जाती है। PPM में पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसमें हवा पानी मिट्टी तरल पदार्थों से, मैं जो अदर पदार्थ इसमें कुछ हवा में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको लेके उनको नापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने हैं आप, ठीक। वायु प्रदूषण के पैमाने क्या क्या हैं, वायु प्रदूषण को किस किस तरीके से नापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप पढ़ लें। अगर ये पढ़ लोगे तो संभावना ये है कि अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम में ही आ सकता है। डॉप्सन इकाई यू ओजोन मापने की इकाई है, ठीक 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 ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप टिक लगा लीजिए। दूसरे, उसके बाद आप ये देखें कि मनुष्य के शरीर में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। कौन कितनी कहाँ कहाँ होती हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मनुष्य एक कशेरुकीय जीव है, तो टोटल मनुष्य की कशेरुकाएं 33 होती हैं। एक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप अगर बात करें तो ग्रीवा में कितनी होती हैं, ग्रीवा मतलब गर्दन, आप जानते हैं सुग्रीव जिसका नाम आपने सुना होगा रामायण में, सुग्रीव वो ऐसा बताते हैं कि एक कोई जो राक्षस था वो कोई कुंड में कूद गया था, फिर उसकी
वो औरत बन गई। ये कहानी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर उसके ग्रीवा, इंद्र का जो स्खलन होके ग्रीवा पे पड़ता है तो सुग्रीव पैदा होता है। तो ग्रीवा मतलब गर्दन को बोलते हैं, ठीक। तो ग्रीवा में कितनी होती हैं आपकी? 7 होती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये 7 हो जाएगा। अब ये 5, ये ऑप्शन में ऐसे ऐसे कोई भी संख्या रख सकता था वो, लेकिन क्या है कि 5 क्या है? कटी, 5 कशेरु की होती है कटी में। मैं ये बोलता हूं कि जब भी आप ऑप्शन पढ़ें इस तरीके के, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन को एक बार देख लेना चाहिए, तो आपको याद हो जाता है। तो 5 कशेरु का है कटी, यानी कमर के आसपास का जो हमारा भाग होता है शरीर का, उसमें होती है। 7 ग्रीवा में होती हैं, ठीक है। और आपकी 12 किसमें होंगी? वक्षीय। वक्षीय मतलब बक्ष, बक्ष सीने को बोलते हैं। जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी उनको समझ में आ जाएगा, वक्षीय। तो जो हमारी जो पसलियां होती है ना, उनके पीछे कशेरुकाएं होती हैं कुछ कुछ, तो वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपसे ये पूछ लिया जाए, नेक्स्ट टाइम में ये पूछ लिया जाए, कभी ये पूछ लिया जाए कि कुल कितनी है, तो 33 है। अब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 33 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि एक त्रिकास्थी होती है, एक पुच्छस्थी होती है। अच्छा, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं, आंसर में इसने दिया होगा कि जैसे देखो ये दे रहा है ना, कशेरुका सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, ये कितनी होती है? गर्दन में होती है स्थित, ठीक है। इनको C1 से C7 तक काउंट करते हैं। फिर आपका C2 को एक्सिस कहते हैं। अच्छा, इन्होंने आगे नहीं दिया है, तो ये दिया है, ठीक। अब इसमें आपकी जो कटी में होती हैं उनको, कटी मतलब कमर, L1 L2 ऐसे नाम दिए गए हैं। अब ये चीज याद रखना, किसी को अगर ये बैक पेन वाली समस्या हो, ये यहाँ मतलब पीछे कमर के ऊपर, तो L1 कोई डॉक्टर बोलता है ना कि L1 L2 थोड़ा सा अपनी जगह से इधर उधर, या L1 L2 में प्रॉब्लम है, तो ये कमर वाली है। फिर अपन बात करें ग्रीवा C1 C7 बोला जाता है। वक्षीय बात करेंगे तो वक्षीय, वक्षीय मतलब आपकी फ्रंट पे, सीने पे, तो इसको बोलते हैं अपन T1 से T12 तक नाम दिया जाता है, ठीक। तो ऐसे करके आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में ही पढ़ सकते हो। ये टफ प्रश्नों में की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च? ये रिपीटेड प्रश्न है यार, ये रिपीटेड प्रश्न है और ये कई बार आया है। ये आई थिंक 2013 या 15 या जो की मेंस में प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। एक मॉम करके, वो मॉम मिशन है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो मॉम मार्स मिशन है, इसको मंगलयान भी बोलते हैं, ठीक। मंगलयान, ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? देखो प्रश्न समझ में आ रहा है। मंगलयान के लिए भारत का पहला, जब भी कोई पहला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, पहला कुछ भी है तो वो इंपोर्टेंट है। पहली कोई बैठक हो रही है पहला, तो ये इंपोर्टेंट क्या है कि मंगलयान है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये कब छोड़ा था, तो ये आप आंसर टिक कर लीजिए। जब तक मैं आपको कुछ बता दूं कि ये 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, ठीक है। आप चाहें तो 5 नवंबर एग्जैक्ट डेट को छोड़ा गया था। भाई मंगल पर कब पहुंचा ये? मंगल पर आपका ये पहुंचा 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया, ठीक है। ये पहुंच गया, ये 2 डेट हमारी याद हो गई। तीसरा रॉकेट कौन सा था? PSLV C25। ये एक ऑब्जेक्टिव कोई एग्जाम है उसमें आ चुका है और MPPSC में ही आया होगा। आप पुराने पेपर और अपन जाएंगे ना धीरे धीरे करके, तो आपको ये मिल जाएगा ये आंसर। तो जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आप पुराने पेपर पढ़ो, पुराने पेपर पढ़ो, 60-70% आपका कवर होगा, इसलिए बोलता हूं। मुझे पता है कि ये प्रश्न कहीं पूछा गया है और ये मुझे भी आज याद है, मतलब समझना आप, मुझे भी याद है, मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूं, मैं आज जॉब कर रहा हूं, पर फिर भी मेरे को याद है ये प्रश्न पूछा गया है, ये मेंस में भी पूछा गया है, ठीक। अब इसमें यह है कि पहुंचने वाला पहला प्रथम एशियाई भी है ये हमारा मंगलयान, पहुंचने वाले की बात कर रहे हैं।
प्रथम एशियाई है। और प्रथम सफल की बात करें तो ये विश्व में या वर्ल्ड में पहला है जो मंगलयान पे कोई उपग्रह पहुंच के सफल हुआ है, दुनिया का पहला है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अगर अब हम चलिए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं, यही होगा सॉल्यूशन। मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया मॉम का। ठीक, मैंने बताया था कि ये मॉम आ चुका है, नवम ये पहुंचा था ये। ठीक, सफल होने वाला पहला देश भारत, पहले प्रयास में ही सफल हो गए थे हम। चाइना ने भेजा था, चाइना का सफल नहीं हुआ था। ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो भारत सरकार ने जल प्रदूषण, अब देखो इस प्रश्न पे हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमने क्या किया कि 2025 के जो पेपर था उसको पहले लिया है, 24 को आप ले रहे हैं, 23 को और बाद में लेंगे, 22 को और बाद में लेंगे। इसका मतलब है कि 25 के PYQ हम लगा चुके हैं। तो मैं ये भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, तो आंसर ये आ गया। ये आप मन में देख लेना दोनों, ठीक है। ये भी बता चुका हूं मैं, मतलब आप समझना कि मैं बोलता हूं बार बार कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपको उसका एक तथ्य दे रहा हूं कि रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। मैं बोलता हूं कि 4 ऑप्शन को आप पढ़ लें, तो 4 ऑप्शन को आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपके सारे प्रश्न में उस समय ये ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था, किसी में ये आंसर था। आप मेरे पूरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें से क्या आंसर में था और क्या ऑप्शन में था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जल प्रदूषण 74, जल प्रदूषण की रोकथाम। ठीक है, ये आपको देखो, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ लो, वायु 81 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आंसर था उसमें, प्रश्न ये था। अभी उसने क्या किया है, ये पूछ लिया। मैंने 1927 वाला ही बताया था कि ब्रिटिश भारत में भी एक वन से संबंधित अधिनियम बनाया गया था। समझ रहे हो? तो आपको अब समझ में आएगा धीरे धीरे, जब आप मेरे को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे। जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता है कि इस बंदे ने PYQ से बहुत ज्यादा मेहनत की है या स्टडी की है। नेक्स्ट अपन आते हैं SDG। ये भी मैं पिछले उसमें बता चुका हूं कि SDG कौन जारी करता है भाई, नीति आयोग करता है। ठीक है, अब पिछली बार कुछ और प्रश्न था, अगर हम नीति आयोग की SDG रिपोर्ट को समझ लेंगे, हर साल जो जो वो हर बार जारी करता है उसको समझ लेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके आंसर पे भी जाते हैं। तो क्या है, देखो गरीबी, ये है गरीबी का अंत, भुखमरी का अंत, और इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिपोर्ट आप, इसका मतलब ये कि ये प्रश्न आ गया, मतलब हमको SDG की जो नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है वो हमको हर बार पढ़ना चाहिए। और हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि SDG, मैं ये पूरा पहले बता चुका हूं कि 2015 में पेरिस सम्मेलन था, है ना, उसमें पूछा गया है ऐसा करके, आपको मैं भी बता चुका हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करें, और मेहनत करने के पश्चात आपको क्या करना है, उसी से आंसर खोजना सीखना है, क्या क्या पूछा जाएगा वो खोजना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2018 का पूछ रहा है ये, सॉरी, हाँ 2018 का पूछ रहा है, कोई दूसरी 18 का पूछ रहा है, मतलब अब अभी 2024 का पेपर है, तो हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये रिपीट प्रश्न है। नीति आयोग ने कब से ये रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है आपको पता होना चाहिए। तो 2016 से इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है। जो भी SDG के गोल हैं वो कब तक अचीव करना है, तो ये 2030 तक भारत ने प्रयास किया है कि हम अचीव कर लें। ठीक, तो ये अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजिलेट्स के द्वारा किया जाता है? बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न अच्छा है। पारिस्थितिक तंत्र, अब हम क्या करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आपको। यहाँ से प्रश्न आते हैं मतलब इसी पेपर में नहीं है और बाकी पेपर्स में भी आए हैं, तो ये आते हैं। ठीक है, स्वपोषी घटक क्या होता है, इन चारों ऑप्शन है, इनको अपन स्वपोषी मतलब स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करने वाले, घटक मतलब वो कौन कौन है उसमें। ठीक, तो जो स्वयं का
भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कौन आएगा? जो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के उसमें मौजूदगी में कौन भोजन बनाते हैं? वो स्वपोषी घटक हो जाएंगे। और डिटेल में पढ़ना हो तो आप जरूर इसको डिटेल में पढ़ा। सरल से प्रश्न आते हैं, यहां से आपके सारे प्रश्न सही होने की संभावना है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह है जो स्वयं का भोजन स्वयं ना बनाकर किसी और के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आप किसी बाहर शहर में रह रहे हैं और आप रूम में बढ़िया भोजन बना रहे हैं कि यार मैं तो मेरा भोजन खुद ही बना रहा हूं तो मैं तो स्वपोषी हो गया। नहीं भाई साहब, नेचर, प्राकृतिक रूप से हम क्या, जो आप बना रहे हो ना रूम में, वो चावल किसी और ने बना के दिया है, धान में से चावल निकला है। आप जो पालक बना रहे हो वो पत्ती है, उस पालक ने अपने आप में एक भोजन बनाया, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, इस ग्लूकोज का उपयोग हम करते हैं यहां, हम उसको बनाते नहीं है, पकाते हैं। ठीक, कुकर में सीटी लगा के। तो ये उपभोक्ता समझ में आ गया, उसमें हम आते हैं। उपभोक्ता मतलब जो घटक स्वयं का भोजन ना बनाकर दूसरे का भोजन बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। अब घटक क्या होता है? अब घटक आपने सुना होगा, बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं? ये मृत पेड़ या मृत जंतु को किण्वित करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि कार्बनिक घटकों से सरल अकार्बनिक बनाते हैं, अकार्बनिक। ठीक, ये अब घटकों का काम होता है। ठीक है, अब अजैविक घटक क्या होते हैं? आपके अजैविक घटक की बात करें तो क्या होते हैं? जो कि कार्बनिक क्रिया नहीं करते हैं, जैसे वायु, पानी जो हमारी हेल्प करते हैं, वो क्या हो गए? अजैविक घटक हो गए। ठीक है, तो अब आपका आंसर निकल गया होगा। कितना इजी आंसर निकाला है हमने, कितना इजी तरीके से आपने 30 सेकंड में आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये। अब घटक किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। अब घटक डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज की प्रक्रिया में भाग लेते। कवक, जीवाणु, फ्लैजेलेट होते हैं। कार्य मृत कार्बनिक, इन्होंने भी वाव तत्वों में तोड़ना पोषण चक्र को पूरा करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब घटक वाली। जैसे कोई मृत शरीर पड़ा है, कोई मृत पेड़ पौधे डले हैं, तो उनको बिल्कुल जो मिट्टी में ह्यूमस बना देते हैं, खाद बनाते हैं आसान भाषा में, तो वो ये होता है। ठीक, पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ लेना चाहिए आपको। 10% का नियम पढ़ लेना चाहिए, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, ये आपको इस प्रश्न के अलावा आपको खोज के पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? जो 2025 का हमने प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व किया था, उसमें भी ऐसे ही कुछ थे मामले। मैंने बोला था ऑप्शन पढ़ लो, कुछ लोगों ने पढ़ लिए होंगे, जिन लोगों ने पढ़ लिए होंगे वो ये आंसर चुटकियों में बना देंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़े होंगे वो अब पढ़ लेना भाई साहब। मैंने ये भी बोला था कि 1950 से लेकर 1980-85 के दशक में जितने संविधान से संबंधित जो व्याख्याएं हैं, जो मूल ढांचे से संबंधित हैं, या जो केस हुए हैं, वाद हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कालखंड आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसका आंसर देखो। अब पिछले उसमें हमने केशवानंद भारती बनाम पढ़ा था, इसमें क्या दिया था? संविधान के मूल ढांचों की क्या किया है उन्होंने? व्याख्या कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये तो हमारा गलत हो जाएगा साहब। अब हमको 3 में से छांटना है कि क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। मतलब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से व्यापक है, ये कहना चाह रहा है वो इसमें। ठीक है, पहला जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, इसमें क्या कहता है वो कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है किससे? डीपीएसपी से। इसमें जो मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि डीपीएसपी से, ये डीपीएसपी इससे श्रेष्ठ है।
ये निशान लगा दिए मैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई, ये आप पढ़ना यार, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सॉरी, ये जो लिखा है ये पहले आया यार, 19 सबसे पहले आया, तो ये वाला सबसे पहले, ये 67 में आया, ये 51 में आया, तो ये इसमें ये कह दिया उसने। अब अगर अपन बात करें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो ये क्या कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मान लो कि कभी यही प्रश्न पूछ लिया उसने कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये कौन से उसमें बोला है, तो आपको पता होना चाहिए ना। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये किस वाद में कहा है, तो इसमें कहा है भाई साहब। मौलिक अधिकारों की व्याख्या है, संविधान की व्याख्या है, तो इन्हीं वादों से ये पूरा समझ में आएगा। केशवानंद भारती बनाम में क्या कहता है 73 में, संविधान की जो मूल ढांचा है उसकी व्याख्या कर दी इसमें 13 जजों की पीठ ने, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या कहता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अब हमने इनको पढ़ लिया। अगर पिछले जो पेपर था उसमें हम इन 4 ऑप्शंस को पढ़, देखो एक चीज मैं बता के चलता हूं कि जो व्यक्ति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो उसमें हमारे लिए 4 ऑप्शन है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तब ये हमारे लिए 4 की जगह 40 क्वेश्चन का काम करते हैं। 40 प्रश्न है जब ये हमारे लिए, मतलब एक सी चीज इधर से उधर इधर लिंक करके 40 प्रश्न तैयार होंगे अगर हमने 4 ऑप्शन तैयार कर लिए तो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी व्याख्या पे जाते हैं। आंसर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक रथ के 2 पहिए हैं, संतुलन जरूरी है, इससे न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचा माना, ये कह रहे हैं, ठीक। प्रश्न पे आएंगे तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की, ठीक। और इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। ये एमपीपीएससी ने जो आंसर शीट जारी की है उसका आंसर बता रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, यहां से एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 2024 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, और बैकडेट में जाओगे तो और भी पूछा जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ लिया उसने। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, एक हो गया। पहली बात तो देखो विधि आयोग, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ क्या विधि आयोग, क्योंकि इसका मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हटता है, जैसे कि जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटता है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या विधि आयोग इंटरफेयर कर सकता है क्या। दूसरा, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है, इस पे विचार करो, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, इस पे भी आप सोच सकते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यालय उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इस पे विचार करो। प्रश्न समझना, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अगली बार कि 6 वर्ष और उनके 65 वर्ष का कार्यकाल पूछा जा सकता है, ये कार्यकाल, तो इस ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है। हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, मतलब कि हमको आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना है, पढ़ना भी है, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की विधि उन्होंने, हाँ विधि आयोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है भाई, इसको हमको समझना पड़ेगा, तो ये इसने आंसर दिया। तो आपको ये इस तरीके से पढ़ना है कि चारों ऑप्शन को पढ़ना है, जो सही है उनको आप मान के चलो कि ये
हमको याद कर लेना है, ठीक है। और जो गलत है उनको भी याद करना है कि यार इस तरीके का क्यों गलत है वो, ये जरूर आप खोजें, ठीक है। तो और इसमें ये भी पढ़ लें कि 324 से 329 अनुच्छेद तक के इसमें चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के संबंध में विवरण दिया हुआ है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पढ़ लें, इसमें अन्य चुनाव आयुक्तों को भी नाम कि कौन है क्या है, तो अभी शायद ज्ञानेश कुमार होगा। यहां से मैं आपको एक संभावना देता हूं, यहां से प्रश्न आने की संभावना है 2026 पीएससी में। जब जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे होंगे या मेरे को जानते होंगे, मेरे से बातचीत करेंगे, और जब आप उस दिन पेपर देंगे तो हो सकता है कि आपको मुख्य चुनाव आयुक्त में से कोई प्रश्न मिल जाए, या आर्टिकल किस में आता है ये भी मिल जाए, ठीक। आर्टिकल हमने बताया 324 से 329, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा इस तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा ये तो प्रश्न, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक। तो देखो फिर मेरा वही तरीका होता है प्रैक्टिस करते समय, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सारे अनुच्छेदों में आप क्या करना चाहिए, आपको पता कर लेना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या क्या है। तो अगर हम 53 की बात करें तो क्या 53 में सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने, ठीक। भारत की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। एक चीज ये हो सकता है सबने ना पढ़ा हो, 239 ये केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में है, ठीक। हो सकता है ये भी सबने पढ़ा होगा, मैं मान के चलता हूं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो ये पढ़ा होगा। जो पहली बार दे रहे हैं वो समझ लो, इसमें पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज से 243 आर्टिकल का किससे संबंधित है, ग्राम सभा से। पता चले आपका यही प्रश्न बन जाए कि 243 का आर्टिकल किससे संबंधित है, पूछा गया है ये प्रश्न, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो 279 में क्या है, भारत की शुद्ध आय से संबंधित, जिसमें राजस्व, शुल्क, कर ये सब मिल जाएंगे इसमें, ठीक। अब इसका आंसर देखेंगे तो देखो इसमें क्या है, ग्राम सभा की बात कर रहा है, पंचायती राज की बात कर रहा है। पंचायती राज में 29 विषय राज्य के हैं। जब केंद्र को राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करना है तो संबंध बन रहा है कि नहीं, राज्यों से अनुमति या अनुसमर्थन लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। तो सी, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 का में कोई परिवर्तन चाहता है तो ये ग्राम सभा और पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। विशेष बहुमत होना चाहिए, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। विशेष बहुमत क्या होता है, आधे राज्यों की सहमति, ये जरूर आप पढ़ें। विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, ठीक। ये मैं कई बार आपको नहीं, कुछ कई बार मतलब मैं बताया, तो ये आर्टिकल है। सेम चीज क्या करना है, बाकी के आर्टिकल आपको पढ़ लेना है, ठीक। किसमें क्या है तो आपकी याद बनी रही। 61 है, ठीक है। अच्छा पिछले 2025 में, अब देखो मैं क्यों कहता हूं कि रिपीट प्रश्न है, 2025 में ये पूछा था कि महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। अगर आपने आर्टिकल 61 उस समय पढ़ लिया होता या इस समय पढ़ लिया होता तो आपका वो पेपर सही हो जाएगा, और उस पेपर में पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। इसलिए बोलता हूं भाई रिपीटेड है, पूरा खेल है यहाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। यहां खेल कर गया प्रश्न खेल कर गया कि भाई साहब इस आर्टिकल में क्या लिखा है, आपने क्या क्या पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो ये पूछना चाह रहा है। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो आंसर में देखते हैं। ये लिखा है इस आर्टिकल में कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है उसको भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, ठीक। महान्यायवादी बनाया जा सकता है, ठीक। अब इससे संबंधित आर्टिकल पढ़ लो, सीएजी पढ़ लो। भाई सीएजी किस आर्टिकल में है, कौन इसको नियुक्ति करता है,
कितनी इसका कार्यकाल होता है, कैसे हटता है, क्या काम होता है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता पढ़ लो, इंपोर्टेंट है कि नहीं। आप अगर महान्यायवादी को पढ़ोगे तो भाई राज्य में इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, महाधिवक्ता। ये थोड़ी वैसे ही फिजूल का आदमी बैठा है राज्य में, इससे भी प्रश्न आएगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे भाई साहब। के एम मुंशी संबंधित थे, कौन सी समिति से संबंधित थे, आपको ये पढ़ना है। पहली बात, लोक लेखा समिति का आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में, संविधान में कितने, ये भी अच्छा मैं बता चुका हूँ, पिछले उसमें भी समितियों के बारे में मैंने बताया था, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, 16। ठीक, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अपन ना पढ़ के, इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा कि ये है आपके संविधान की प्रारूप समिति। इसमें देखते हैं अपन, अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर, बी आर अंबेडकर साहब थे। ठीक है, मुंशी सोमनाथ मंदिर के ये भी प्रारूप, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, अच्छा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के तो थे, लेकिन एक व्यापार समिति भी आएगी तो उसके भी ये मेंबर रहे हैं। ठीक है, उसके शायद अध्यक्ष भी रहे होंगे, आप देख लेना। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 अब के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संघ मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले आपको आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा गया है वो पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों में आपको अंतर पढ़ लेना है। ठीक, मंत्री, संघ मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, तो 44वें संविधान संशोधन 78, मैंने बोला 80 तक के संविधान संशोधन, 80 तक की चीजें पढ़ो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लिखित सलाह अनिवार्य है, ये लिखित कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल लगाया था, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। तो ये थोड़ा सा पढ़ना है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये लगाया जाता है। ठीक, आपातकाल, तो ये पढ़ लेना है आपको। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में 5 सेकंड, मंत्रिपरिषद क्या होती है, इसमें कैबिनेट मंत्री, इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब शामिल होते हैं, वो मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिमंडल क्या है, कोर मंत्री, मुख्य, इतना अंतर है इसमें। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू का प्रश्न ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये भी हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं, भोपाल, यह संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। उद्देश्य सुशासन और नीति विश्लेषण में अनुसंधान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये आपको, क्योंकि एमपी में है तो ईयर भी पूछ सकता है वो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो गया, महाधिवक्ता। अच्छा, देखो, महान्यायवादी आया था, अब आ गया महाधिवक्ता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, ये बिल्कुल महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल की प्रसाद पर, बस यहाँ खेल हो गया, ये राज्यपाल की प्रसाद पर यंत्र रहता है। ठीक, राज्यपाल होता तो ये भी सही हो जाता है, इसका मतलब है कि केवल एक सही होना चाहिए। ठीक, ठीक है, अपना आंसर सही है। नेक्स्ट, इसके आर्टिकल वगैरह देख लेना। नेक्स्ट है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डैश में दी गई है। ये पंचायती राज अधिनियम आप पढ़ लेना भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आना ही तय है। पंचायती राज अधिनियम, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। कब से इसके प्रयास होना शुरू किए, कब ये लागू किया, कब कब संसद में पेश किया गया, कब फिर क्यों नहीं हो पाया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेना, कौन से आर्टिकल में पंचायतों में आरक्षण की बात कर रहा है, कौन से आर्टिकल में ग्राम सभा की बात कर रहा है, कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग उनका है, कौन से आर्टिकल में क्या, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये 11वीं अनुसूची है और ये आपकी 12वीं आ जाएगी नगर पालिकाओं के लिए। ठीक, तो 11वीं 12वीं अनुसूची है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमने अभी पढ़ा है ग्राम सभा का। मैं जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई साहब
आप पुराने पेपरों के बिहाफ पे उतना ही गहराई में जाओ, जो टॉपिक ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, उनको ज़्यादा पढ़ो, वो क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मैं वही कहना चाहता हूँ, वही ये सब है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसका उत्तर हो गया 73वां 74वां संविधान संशोधन, ये सब पढ़े हुए हैं आपके। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? कौन से नंबर का? 21 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या है कि ये एक्चुअल में महाराष्ट्र में जनजाति पाई जाती है। एमपीपीएससी ने इसका आंसर ये दिया है, लेकिन मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा कि आप इस ऑप्शन को भी डिटेल में पढ़ें और आप स्वयं निर्णय करें कि सही आंसर कौन सा है। मैं अगर मेरे को डाउट होता है, मेरे को नहीं पता होता है, या मैं डेफिनेटली पता होता है, मैं आपसे बोल देता हूं। जहां मुझे लगता है कि आपको स्वयं खोजना चाहिए, तो इसको आप खोज लें एक बार, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। भिम्मा जनजाति है गौंड जनजाति की एक उपजाति है, इसलिए मंडला डडोरी दिया है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मांडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है। मांडवारा त्योहार गौंड द्वारा मनाया जाता है, तो इनके त्योहार, इनके नृत्य पढ़ना पड़ेगा हमको, मड़ई पढ़ना पड़ेगा, कर्मा पढ़ना पड़ेगा, जितने भी इनके नृत्य वगैरह है सब आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक। गौंड जनजाति मड़ई त्योहार है। मड़ई और ये एक ही चीज नहीं है। ये मंडवारा क्या होता है? मंडवारे की मैं मतलब मैंने थोड़ा कल्चर ज्यादा पढ़ा है तो समझा। मंडप होता है ना, मंडप, जिन जिन की शादियां हो गई होंगी वो पता चल पाएगा उनको, जिनके जब मंडप का निर्माण होता है ना, तब ये त्योहार होता है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेना कि भाई साहब ये कब कब क्या होता है, ठीक है। विवाह हुआ, विवाह में मंडप डलेगा, अनुष्ठान हुए, तो उसमें आपका ये मंडवारा जो होता है वो है त्योहार, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आप देख लो, इसमें इन्होंने ये भी बढ़िया दिया है कि भगोरिया हाट भील है, लारू काज गौंड है, मेघनाथ पर्व, ये सब पर्व पूर्व हुए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो महानायक टंट्या मामा इंदौर वासियों, आप लोगों को तो पता ही होगा, बाकी लोगों को भी बता दूं, टंट्या मामा किस आदि, ये भी देखो रिपीट प्रश्न है। अब इसको कोई बोल पाएगा कि रिपीट नहीं है? ये कौन बोलेगा? 2025 में आया, 2024 में आया, 2023, 20, 25 जितने पेपर पढ़ोगे सब में आएगा ये। रॉबिनहुड, भारतीय रॉबिनहुड किसको कहते हैं? जनजातीय जननायक किसको कहते हैं, ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पे है, इनके नाम का चौराहा कहाँ पे बना हुआ है, तो ये सब रिपीटेड प्रश्न है, तो इसमें तो मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। भील जनजाति के रॉबिनहुड, देखो सब वही आ गया। स्वतंत्र सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई, ये सरनेम, इस सरनेम के एक हमारे सीएम बने। मैं बोलता हूँ ना बार बार कि ऑब्जर्वेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, तो भाई साहब ऐसे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपके कि सीएम बने मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई, जिसमें हम लल्लन टॉप का अगर वो सीरीज देखोगे तो उसमें बताते हैं कि भगवंत राव मंडलोई जब उनको सीएम बनाया गया तो नेहरू जी पूछते हैं क्या ये बटलोई कौन है मध्य प्रदेश में, तो मतलब उनको पूरा नाम पता नहीं था। इंटरेस्टिंग कहानी है, ऐसी कहानियां आप पढ़ोगे तो याद रहेगा, जैसे मुझे आज याद आ गया ये कहानी है, तो ठीक है। वो मंडलोई हालांकि ब्राह्मण है, जो भगवंत राव मंडलोई है वो कोई नागर ब्राह्मण है, वो जनजाति में नहीं आते हैं, ये मंडलोई जनजाति के हैं, ठीक है। तो ये मंडलोई कहाँ पाए जाते हैं, कौन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के, भिलाला मतलब यहाँ भील भी लिखा है तो हम ओके मानेंगे इसको, भील भिलाला बारेला पाटेलिया ये इसी की उपशाखाएं हैं, तो ये आपको ये यहाँ इन्होंने इसमें बीजागढ़ निर्माण में 57 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका नाम आया था। टांटिया भील का भी इन्होंने सहयोग किया था, ठीक। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाना चाहिए, ठीक। आदिवासी समाज से भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका प्रश्न मैं बता रहा हूँ रिपीट कैसे है कि बादल भोई जो म्यूजियम है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो भी पुराने प्रश्न पत्र लगा चुके होंगे उनको याद आ गया होगा, या जिन्होंने वो एग्जाम दिया होगा उनको याद आ गया होगा, तो ये इंपोर्टेंट है। मेरा मतलब ये रहता है कि जब आप रिपीट, जब प्रश्न आ चुका है और उसके बारे में आप डिटेल पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आता है कि यार प्रश्न कहीं ना कहीं से पुराने प्रश्न पत्रों में से संबंधित ही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई साहब 70-60% रिपीट होते हैं। छिंदवाड़ा के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, 23 में
1923 में इन्होंने ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये देखो छिंदवाड़ा की बादल भोई संग्रहालय इन्हीं के नाम पर है। इसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि बादल भोई संग्रहालय अगर शिफ्ट किया है कहीं, संभवतः भोपाल में या कहाँ, कब किया है, क्या है कि वहीं वापस रह गया, ये 2024 में मोदी जी भी गए थे, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है छिंदवाड़ा में, ठीक है, इस इन्हीं केस में, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये करंट से संबंधित भी है, इतिहास से संबंधित भी है और स्वतंत्रता सेनानियों से भी संबंधित है। तो मेरा सिर्फ एक ही मतलब होता है कि भाई साहब प्रश्न पूछा जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो कहीं ना कहीं आया हुआ है, समसामयिकी से जुड़ा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण उसमें बात है, इसलिए उस प्रश्न को पूछा गया है। तो हमारी ये जो पहला पार्ट है इसका 2024 के PYQ हल करने का, ये हम समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक उचित रणनीति के तहत तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप जो 2026 की प्रीलिम्स एग्जाम होगी उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मैं पुनः आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे को सुनते रहेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी आके कुछ भी बोलता है, ये बंदा पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ। मैं पहली बार एग्जाम दी थी, उस बार से जो मेरी रणनीति रही है वो सफल रही है। आप बस उसको फॉलो करें, आप सफल होंगे। और मैं लालटेन स्टडी वालों से गुजारिश करूँगा कि आप भी कुछ पेपर बनाएं, मुझसे बात करके बना दें और पुराने PYQ की PDF डालते रहें डिस्क्रिप्शन में, और इनके जो टेलीग्राम की लिंक अगर ये डालेंगे उसमें आपको ये सारे के सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।